एवरीवन, दिस इज़ रूपल जैन और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन। हमने SN2 रिएक्शन पहले लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है, तो अब हमारी न्यू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू होती है। बट इससे पहले आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है जो मैं इस वीडियो के मिड में रिवील करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो ये क्या है SN1 रिएक्शन। SN1 का मतलब, इसका क्या मतलब था? सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक, आपको बताया था मैंने पहली वीडियोस में। और अब इस 1 का क्या मतलब हो जाएगा? यूनिमॉलिक्यूलर। हमने जब SN2 रिएक्शन पढ़ी थी उसमें हमने बाईमॉलिक्यूलर लिखा था, बट यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये होती है हमारी SN1 रिएक्शन की फुल फॉर्म। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी तक आपको मतलब ये मत देखो SN1 रिएक्शन, अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप अभी SN2 रिएक्शन पढ़े ना, तो हम SN2 से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये आपको क्वेश्चन दे दिया, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक, अब आप मेरे को बताओ कि SN2 रिएक्शन से ये वाली रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी कि हम क्या चेक करते हैं। पहले तो एल्काइल हैलाइड ही चेक कर लेंगे। एल्काइल हैलाइड कितने डिग्री का है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देता है? बिल्कुल भी नहीं देता। तो अगर हम ये सोचे कि ये हमारी SN2 रिएक्शन से हो जाएगी, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री कभी भी SN2 रिएक्शन देते ही नहीं है। और वाटर देखो, ये जो है हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, और मैंने क्या बोला था कि जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो वो SN2 रिएक्शन अच्छे से देंगे। अब ये तो न्यूट्रल आ गया, तो इसका मतलब ये भी हमारा SN2 फेवर नहीं करेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग तो यार ये रिएक्शन होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारी ये वाली रिएक्शन है वो हमारी नॉर्मल SN2 रिएक्शन, मतलब मान लो अगर मैं एक SN2 रिएक्शन ये वाली लिख देती हूँ, CH3Br प्लस H2O गिव्स CH3OH। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1 डिग्री हैलाइड है, तो हमारे अकॉर्डिंग 1 डिग्री हैलाइड SN2 रिएक्शन ज़्यादा फास्ट देगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है ना, ये इस रिएक्शन से भी कई ज़्यादा टाइम्स फास्टर रिएक्शन है, ठीक। तो अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि जब SN2 रिएक्शन पाथवे फॉलो नहीं कर रही तो कुछ एक डिफरेंट पाथवे होगा। तो वो जो डिफरेंट पाथवे है वो है हमारा SN1 रिएक्शन पाथवे। समझ में आ गई? तो अब हम देखते हैं कि SN1 रिएक्शन में ऐसा क्या होता है कि इतनी फास्टर बन जाती है, या उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखो, हमने यहाँ पे SN1 रिएक्शन के अंदर ये वाटर जो है ये न्यूक्लियोफाइल लिया है ना। चलो मैं इसी से ही आपको समझाती हूँ। ये जो है हमारा वाटर, ये न्यूक्लियोफाइल भी है और यही हमारा सॉल्वेंट है। यही न्यूक्लियोफाइल है और यही हमारा सॉल्वेंट है। तो SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट ही हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, जिस वजह से हम SN1 रिएक्शन को सॉल्वोलाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वोलाइसिस। समझ में आ गई? क्या कंडीशन है? एक तो 3 डिग्री हैलाइड होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऑर्डर अगर हम देखा जाए तो 3 डिग्री हैलाइड्स की ज़्यादा होती है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये मैंने गलत बोला है। गलत क्यों बोला है? क्योंकि जो 1 डिग्री है ये SN1 देती ही नहीं है।
1 डिग्री क्या देगी, सिर्फ SN2 रिएक्शन देगी। 2 डिग्री जो होती है वैसे तो इंटरमीडिएट होती है, बॉर्डर लाइन बोल सकते हैं हम, SN1 भी SN2 भी, बट मोस्टली SN2 फेवर करेगी ये ज़्यादा। तो जो SN1 में जो हमारी प्राइमरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि हमारा जो एल्काइल हैलाइड है, जो हमारा सबस्ट्रेट है, वो हमारा 3 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सबस्ट्रेट, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, रब कर दूं इसे। चलो अब हमने SN2 रिएक्शन के अंदर रेट लॉ पढ़ा था ना, रेट लॉ लिखवाया था मैंने आपको SN2 रिएक्शन के अंदर। तो जब इसके अंदर रेट लॉ हो सकता है SN2 रिएक्शन के अंदर, तो SN1 में भी फिर रेट लॉ होएगा। तो SN1 का जो रेट लॉ होता है, चलो मैं इसको पूरा रब कर देती हूँ। इसमें क्या होता है, अगर हम इसका रेट लॉ लिखें, यहां पे लिखती हूं मैं, रेट जो होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल्काइल हैलाइड के। ठीक, और ये क्या है 1। अब देखो SN2 रिएक्शन के अंदर क्या था, एल्काइल हैलाइड भी था और यहाँ पे साथ में न्यूक्लियोफाइल भी था। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोनों कंबाइन होके 2 डिग्री बन रहा था हमारा। बट SN1 रिएक्शन के अंदर सिर्फ जो रेट है वो एल्काइल हैलाइड पर ही डिपेंडेंट होता है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंडेंट नहीं होता। तो SN1 रिएक्शन जो होती है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंडेंट नहीं होती। तुम कितनी भी कंसेंट्रेशन ले लो, भर भर के ले लो सॉल्वेंट जो है हमारा, बट उसका SN1 रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, मैंने आपको क्या बोला था कि रेट लॉ में वो स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं जो ट्रांजिशन स्टेट, मतलब जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसकी ट्रांजिशन स्टेट में जो स्पीशीज इन्वॉल्व होंगी उस पे हमारा रेट लॉ डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब अगर ये रेट लॉ हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला है, तो जो SN1 रिएक्शन है उसकी RDS स्टेप के ट्रांजिशन स्टेट में सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं इसका, चलो अब मैं इसका मैकेनिज्म आपको लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने वही हमारा एल्काइल हैलाइड ले लिया 3 डिग्री जो मैंने भी आपको करवाया था, ठीक है। इसका क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप देखो, ये जो हमारा Br है ना, ये Br क्या होता है, इसकी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाती है। Br जो होता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जाता है। ये स्टेप होता है स्लो और इसको क्या बोलते हैं RDS, मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जिसमें हमारा हैलाइड आयन निकल जाता है। तो अब हमारा जो ट्रांजिशन इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोकेटायन, ठीक है। ये CH3, ये CH3, ये CH3 क्या बन गया, ये हमारा हो गया कार्बोकेटायन, क्योंकि जब हमारा हैलाइड निकल चुका है तो अब कार्बोकेटायन बनेगा। अब देखो जो ये वाला कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी थी, sp3 थी ना, sp3, और ये क्या था टेट्राहेड्रल। लेकिन अब जो इंटरमीडिएट के अंदर हमारा कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2, और ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल प्लेनर। समझ में आ गई, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया तो अब हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो होता है वाटर जो हमने लिया था। ये वाटर इसके ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ही ये अटैक करेगा तो एक हमारी स्पीशीज बन जाएगी, ये यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और एक OH, ठीक है। ये देखो, ये तो भी मैंने ना OH2 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब पूरा वाटर मॉलिक्यूल कर रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, -H+ हो जाएगा। ये जो स्टेप है ना ये हमारी रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमारी रिएक्शन कंडीशन में मतलब एसिडिक मीडियम हो गया तो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, अगर बेसिक मीडियम है तो ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा फाइनल स्पीशीज कुछ ऐसी बनती है। Br की जगह अब हमें यहाँ पे OH लग जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इसमें कितने स्टेप हुए? एक तो फर्स्ट स्टेप तो यही वाला हो गया हमारा, जिसमें हमारा एल्काइल हैलाइड निकल जाता है। सेकेंड स्टेप क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ये 2 स्टेप्स होते हैं SN1 रिएक्शन के अंदर। तो SN1 रिएक्शन क्या हो गई हमारी? 2 स्टेप मैकेनिज्म। क्या हो गई? 2 स्टेप रिएक्शन या 2 स्टेप मैकेनिज्म। और SN2 क्या थी? 1 स्टेप रिएक्शन थी, क्योंकि उसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। ठीक है, इसके अंदर एक इंटरमीडिएट बन रहा है। उधर SN2 रिएक्शन के अंदर कुछ इंटरमीडिएट बन रहा था? नहीं, वहां पे सीधा ट्रांजिशन स्टेट थी। ये हैलाइड निकल रहा था और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था और सीधा हमारा प्रोडक्ट बन रहा था। बट यहाँ पर एक इंटरमीडिएट भी फॉर्म हो रहा है। समझ में आ गई? फटाफट से मैकेनिज्म नोट कर लो एक बार, फिर इसके कुछ पॉइंट्स इसका हम वो रिएक्शन प्रोफाइल बनवाएंगे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब देखो, हमने SN2 रिएक्शन के अंदर भी एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया था। यहाँ पर भी हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये जो होता है हमारा रिएक्टेंट, ये ऐसे और ये ऐसे कंपेयर करते जाना SN2 रिएक्शन को। यहाँ पे क्या, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट। ये जो डिप आया है बीच में, ये क्या था? इंटरमीडिएट। ठीक है, और ये क्या थी? ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। यहां पर क्या आ जाएगा? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगी? एनर्जी। अब देखो, SN2 रिएक्शन का जो हमारा बना था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, उसमें सिर्फ एक ही कर्व था। इसके अंदर हमारे 2 कर्व नजर आ रहे हैं। इसको कैसे पढ़ा जाता है? देखो, ये हमारा रिएक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट हुई है, मतलब ये रिएक्टेंट हो गया। यहाँ से धीरे 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 ऊपर जा रही है। तो ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, मैंने आपको क्या बताया था, जो हाईएस्ट एनर्जी का जो पॉइंट होता है वो होती है हमारी ट्रांजिशन स्टेट। तो हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट मतलब ये। ठीक है, उसके बाद अब देखो, जब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल निकला था, तो उस न्यूक्लियोफाइल कह रही हूँ मैं, जो हमारा ब्रोमाइड आयन निकला था, तो वो जो ब्रोमाइड आयन निकल रहा था, तो उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट थी ना, ये थी वो। ठीक है, निकलने के बाद जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना था वो ये है। इंटरमीडिएट क्या होता है? होता तो वो भी हाई एनर्जी का होता है, बट उस क्या होता है, एक वैली बन जाती है। यहाँ पर ये देखो, एक वैली टाइप का बन गया ना, एक डिप आ जाता है। तो उसका जो पॉइंट होता है बीच वाला, वो होता है हमारा इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा था, तो वो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो हो रहा होता है, वो होती है हमारी ट्रांजिशन स्टेट 2। और अटैक होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो कि स्टेबल प्रोडक्ट होता है, वो होता है हमारा ये कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। समझ में आ गई? ये चीज आपको पढ़नी आ गई। अब देखो, इस रिएक्शन के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है, मतलब ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, वो होता है हमारा एंडोथर्मिक। क्या होता है? एंडोथर्मिक, मतलब वो जो है हमारी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जो फर्स्ट स्टेप है उसको हीट चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? देखो अब, अच्छा मैंने क्यों बोला एंडोथर्मिक, आपको कैसे पता चल रहा है एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? इसको भी, इस वाले पार्ट को छोड़ दो। ये रिएक्टेंट था, इसके लिए ये प्रोडक्ट है, ऐसे समझ लो। ये रिएक्टेंट था, इसके लिए प्रोडक्ट है। तो अब देखो, प्रोडक्ट जो है वो हायर एनर्जी पर है ना, और रिएक्टेंट जो है वो लोअर एनर्जी पर है। तो इस रिएक्टेंट ने कुछ एनर्जी गेन करी होगी, जो वो उसने हायर एनर्जी का प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ओके, तो अब क्या है, ऐसा क्यों होता है कि फर्स्ट स्टेप हमारा एंडोथर्मिक है? वो इसीलिए क्योंकि हमारे फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हैलाइड है उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ओके,
तो बॉन्ड ब्रेक होने के लिए हमें कोई एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? बाहर से कहीं से आएगी। अब क्या होता है, कभी कभी रिएक्शन में क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म भी हो रहे हैं, तो उनकी एनर्जी कंपेंसेट हो जाती है। लेकिन इस स्टेप के अंदर सिर्फ बॉन्ड ब्रेक ही हो रहा है, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो हमें बाहर से लेनी पड़ेगी। इसीलिए फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा होता है एंडोथर्मिक स्टेप। ठीक है। अब ये जो हमारा कार्बोकेटायन बना है, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है उस पर भी डिपेंड करता है। मैंने आपको क्यों बोला था कि 3 डिग्री ही SN1 रिएक्शन देंगे, 1 डिग्री तो देगा ही नहीं, तो ये समझाती हूँ मैं आपको। अच्छा अब देखो सेकंड स्टेप आप बताओगे, सेकंड स्टेप इसका एक्सोथर्मिक होगा एंडोथर्मिक होगा? सेकंड स्टेप में देखो जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा या कम है? कम है। यहाँ पे ये इसके लिए अब ये रिएक्टेंट हो गया ना, तो इस रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, इस प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो ये सेकेंड स्टेप तो हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके। अच्छा मैं आपको भी अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ा रही थी। तो जो हमारा इंटरमीडिएट बना था कार्बोकेटायन, मान लो मैंने यहाँ पे एक कार्बोकेटायन बना दिया ये। अब क्या होता है कि जितना हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है, उतनी ही हमारी रिएक्शन का जो रेट है वो ज्यादा होगा। पता है पहले ना मेरे को इतनी कंफ्यूजन रहती थी कि जब हमारा इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल ही हो गया तो रिएक्शन तो आगे जानी नहीं चाहिए भाई, अब तो वो स्टेबिलिटी अटेन कर ली उसने, तो इसका मतलब कि वो वाले रिएक्शन तो मतलब होगी नहीं आगे। और अगर कोई कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, वो फटाफट से अटैक कर जाएगा और प्रोडक्ट दे देगा। मैं ये सोचती थी, बट फिर बाद में मेरे को ये पता चला कि जो इंटरमीडिएट, अब इंटरमीडिएट जो होता है ना वो ऐसे तुम्हारा फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कार्बोकेटायन तुम्हारा यूं ही हवा में घूमता हुआ तुम्हें नजर नहीं आएगा, ये रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो जो इसका क्या मतलब होता है, इसकी स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जो जितना स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा फॉर्म होएगा। मान लो कि ना मेरा ये बॉन्ड टूट रहा है कार्बन X, अगर ये बॉन्ड जितना वीक होएगा या यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो कार्बोकेटायन को स्टेबल कर लेंगे, ये उतना ज्यादा हमारा स्टेबल होता जाएगा और ये फिर ये उतना जो है ना हमारा कार्बोकेटायन में बनता जाएगा। समझ में आ रही है? अगर ये स्टेबल ही नहीं होगा तो ये यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं ना, ये रेजिस्ट करेगा कि नहीं यार मैं तो स्टेबल ही नहीं होऊंगा आगे जाके, तो फिर मैं क्यों X को जाने दूं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप्स लगाते हैं जिनसे जो हमारा आगे आने वाला कार्बोकेटायन है वो स्टेबल होगा। और वो कौन स्टेबल करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, या फिर जैसे हमने अल्काइल ग्रुप्स लगाए, अल्काइल ग्रुप्स का हमने पता है कि वो +I इफेक्ट शो करते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू डोनेट करेंगे। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे और उतना स्टेबल हमारा कार्बोकेटायन होगा। और यही अगर मान लो कि ना मैंने सिर्फ ये ले लिया CH3Br, अगर मैं इसको कार्बोकेटायन बनाना चाहूं तो ये क्या बन जाएगा? CH3+। इस कार्बन के साथ सिर्फ 3 हाइड्रोजन है, कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये स्टेबल नहीं होगा, नॉट स्टेबल। इसीलिए मैंने बोला कि जो 1 डिग्री है वो कभी भी हमारा SN1 पाथवे नहीं फॉलो करता, क्योंकि SN1 में हमारा कार्बोकेटायन बनना होता है और जब कार्बोकेटायन ही स्टेबल नहीं होगा तो SN1 पाथवे जो है वो फॉलो नहीं होगा। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलो मैं रब कर देती हूँ इसको। सॉरी। अच्छा, अब क्या होता है, जो हम ये सॉल्वेंट लेते हैं उसका SN1 रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है, क्या नहीं होता, एक बार वो देखते हैं। ये मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया था, यहीं पर ही ना मैं आपको ऐसे ही एक बना के दिखा देती हूँ रफली।
ठीक है। ये देखो, ये मैंने ना दो बनाया इसके अंदर प्लॉट, एक तो है डैश लाइन वाला और एक है हमारा सॉलिड लाइन वाला। दो ये जो है ना, ये जो सॉलिड लाइन है, ये जो सॉलिड लाइन है ये है हमारे पोलर सॉल्वेंट की, ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये है हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट की। मतलब अभी मैंने आपको पढ़ाया ना कि जो हमारा रिएक्शन है उसके अंदर मैंने वाटर लिया था एज एन सॉल्वेंट और एज एन न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होता है कि जैसे SN1 रिएक्शन हमने पढ़ी, उसमें क्या था, स्पीशीज जो सबस्ट्रेट था वो हमारा न्यूट्रल सबस्ट्रेट था, बट आगे जाके उसने कैटायन एनायन जनरेट करे। ओके, मतलब कार्बोकैटायन बन रहा था ना, तो जो कैटायन एनायन जनरेट करे अब वो स्टेबल हो, तो उनको मतलब उनको भी ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए ना जिसके अंदर वो स्टेबल हो। तो जो पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, वो जो हमारे कैटायन एनायंस फॉर्म होते हैं उनको वो स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज करने की वजह से उनकी जो ट्रांजिशन स्टेट थी, इसकी एनर्जी कम हो जाती है। ओके, तो ये एनर्जी कम होगी, मतलब वो रिएक्शन जो है थोड़ी फास्ट हो जाएगी। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का कम होने का मतलब है कि एनर्जी अब उसको इतना ऊंचा नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा सा कम में ही मतलब वो जल्दी अटेन कर लेगा। बट यहीं अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो वो हमारा कैटायन एनायन को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। जब वो स्टेबल नहीं कर पाएंगे तो जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब वो ज़्यादा होएगी तो हमारा रिएक्शन आगे होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम SN1 रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स increases the rate of SN1 reaction whereas non-polar solvent decreases the rate of SN1 reaction. Okay? अब SN1 रिएक्शन के अंदर हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं, एक बार फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं अभी तक, फिर उसके आगे भी पढ़ाऊंगी मैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पढ़े हैं। SN1 रिएक्शन इज अ 2-स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप में हो रही है। इसके अंदर इंटरमीडिएट कौन सा फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। ट्रांजिशन स्टेट्स कितनी बन रही है, 2 ट्रांजिशन स्टेट्स बन रही है। चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 से sp2 हो गई और वापस sp3 हो गई थी। अब क्या था, और जो रेट था वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, सबस्ट्रेट के, यानी कि एल्काइल हैलाइड के। ओके, और क्या था, जो हमारा रेट है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना फास्टर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए। और हाँ, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या बताया था मैंने, जब रेट लॉ बताया था उसके अंदर वो एल्काइल हैलाइड पर डिपेंडेंट था ना, तो जो रेट था वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो SN1 रिएक्शन क्या देता है, रेसिमिक मिक्सचर। क्या देता है वो, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाई थी तो उसमें ना देखो स्टार्टिंग में ये चीज थी, यहाँ पर Br था, यहाँ पे अपने आप ग्रुप लगा लेना, मतलब लगा लेना कोई सा भी ग्रुप। मैंने क्या करा था, कार्बोकैटायन बनने के बाद यहाँ पे OH लगा दिया। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि OH यहाँ पे लग जाए, क्योंकि देखो कार्बोकैटायन बन रहा है हमारा, ये चीज है, अभी प्लेनर स्पीशीज है। अब चाहे तो हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करे, चाहे तो हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करे, कहीं से भी अटैक कर सकते हैं ना, तो हमारा 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं। रेसिमिक मिक्सचर का क्या मतलब है, अगर ये इनैंशियोमर होंगे तो उसमें 50% हमारा R इनैंशियोमर होगा, 50% हमारा S इनैंशियोमर होगा, और वो इंटरनली कंपेंसेट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो वो रेसिमिक मिक्सचर बन जाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 50-50 का रेशियो कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। एक इनैंशियोमर 50% बनेगा, दूसरा इनैंशियोमर 50% बनेगा, दोनों जो है वो मिलके कितने हो जाए, क्या बना लेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बना लेंगे।
ये तो हो गई एक आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन का क्या मतलब है कि दोनों प्रोडक्ट्स 50-50 बनेंगे। एक में तो रिटेंशन ही रही, मतलब यहाँ बी आर था तो यही ओ एच था, एक में इन्वर्जन हो गया। अब एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा बनता है इन कंपैरिजन टू रिटेंशन प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों होता है, एक बार वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, YSN1 reaction generally forms more inverted product। क्या बोला मैंने, YSN1 reaction generally forms more inverted product। ठीक है, अब मैंने ये चीज लिख लिया। इसका मैं बताती हूँ आपको। मान लो ये हमारा था हैलाइड आयंस, मतलब एल्काइल हैलाइड। इसके बाद ये हो गया ब्रेक R+X- में। फिर ये थोड़ा दूर होने लग गए, यहाँ पे बीच में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ गए। उसके बाद वो और ज़्यादा दूर हो गए, ठीक है, और फिर से यहाँ पे आ गए। अब ये जो था इसको हम क्या बोलते हैं, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। इस फेज को क्या बोलते हैं, इंटीमेट आयन पेयर। क्या बोलते हैं, इंटीमेट आयन पेयर। इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर, ओके। और इसको हम बोलेंगे डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल या फिर डिसोसिएटेड आयंस। अब देखो, ये मैंने ना 4 चीजें बताई हैं। क्या होता है, जब तक हमारा एल्काइल हैलाइड ब्रेक नहीं होता, न्यूट्रली रहता है, तो फिर उसको बोलते हैं हम अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, ओके। उसके बाद जब इन दोनों के बीच का ब्रेक, इनका बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक कर जाता है, तो फिर ये क्या होता है, R+X- केटायंस आयंस में बन जाते हैं। इनको इंटीमेट आयन पेयर का क्या मतलब होता है कि ऑल्दो केटायंस और एनायंस ब्रेक कर गए बट स्टिल दे आर इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईच अदर, मतलब अपने बिल्कुल आसपास ही रहते हैं, एक दूसरे के आसपास रहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आसपास थे वो बीच में घुसना शुरू कर देते हैं। 1-2 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बीच में आ गए तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर हो गए। सॉल्वेंट ने इन आयन पेयर को थोड़ा सेपरेट करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे जब बहुत सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो R+ बहुत दूर हो जाएगा, X- बहुत दूर हो जाएगा, देन फाइनली दे आर नोन एज डिसोसिएटेड आयंस, ओके। मैंने ये चीज आपको क्यों बताई है, क्योंकि अब इनसे हम बताएंगे कि ना इन्वर्टेड प्रोडक्ट रिटेंशन प्रोडक्ट से ज्यादा क्यों बनता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर हमारा फुल्ली कोई कार्बोकेटायन बन रहा है, ये मतलब इसके आसपास ये जो है ना फ्री कार्बोकेटायन है, इसके आसपास कोई भी हमारा एनायन प्रेजेंट नहीं है, तो इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के पास अब 2 साइड से अप्रोच, न्यूक्लियोफाइल जो है वो 2 साइड से अप्रोच कर सकता है। यहाँ पर यहाँ से भी कर सकता है और एक यहाँ से भी कर सकता है। तो जब क्या होता है कि ना इसके न्यूक्लियोफाइल के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है दोनों साइड से, तो यहाँ पर तो ये रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, रेसिमिक मिक्सचर। बट क्या होता है, अगर ये देखो, ये फ्री कार्बोकेटायन किस में मिलता है, डिसोसिएटेड आयंस में, जब वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं, तो ये केस हो जाएगा हमारा डिसोसिएटेड आयंस में। एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब मान लो
ये चीज़ है, यहाँ पे कार्बोकेटायन है, इसी के पास ही हमारा हेलाइड भी प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमिटी में, आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं गए। किस किस केस में? एक तो इंटीमेट आयन पेयर और एक सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। इन दोनों केसेस के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल, जो हमारा हेलाइड है, वो इस कार्बोकेटायन के पास में ही रहता है। तो क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, अगर वो यहाँ से अटैक करना चाहे तो देखो ये हिंड्रेंस आ गई ना इसके बीच में, यहाँ से अटैक करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, मतलब बहुत मुश्किल होगी। लेकिन यहाँ पे इसको फ्री साइड मिली हुई है तो ये यहाँ से करेगा। तो अब देखो अगर हमारा ब्रोमाइड आयन जो था वो फ्रंट साइड पर था तो न्यूक्लियोफाइल ने हमें हमारा बैक साइड पर अटैक कर दिया। बैक साइड पर अटैक करने की वजह से क्या हुआ, हमें यहाँ पर मोर इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। क्या हुआ है? मोर इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमारा मिल गया। बनेगा तो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा क्योंकि यहाँ से उसको हिंड्रेंस नहीं मिल रही, यहाँ पे हिंड्रेंस मिल रहा है। धक्का मुक्की करके वो जैसे तैसे बना तो देगा लेकिन वो कम बनाएगा। इसीलिए जब हम आई एम सॉरी, इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा SN1 रिएक्शन होती है, अगर उसके अंदर हमारे जो केटायंस एंड आयंस है वो इंटीमेट आयन पेयर फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर में ही एग्जिस्ट कर रहा है, और उसी के दौरान ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है तो मोर इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। पर जब वो फुल्ली सेपरेटेड हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएटेड आयंस बन जाते हैं, उसके बनने के बाद अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो हमारा रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होएगा। ओके, चलिए ये भी मैं डिलीट कर इरेज कर देती हूँ। बस एक क्वेश्चन कराऊंगी। अच्छा हाँ, मैं तो आपको बताने ही भूली कि वो सरप्राइज क्या था। चलो पहले वो बता देती हूँ मैं। एक्चुअली मैंने सोचा है कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँ जिसके अंदर मैं आपको रोज़ या फिर ऑल्टरनेट डेज में या फिर वंस इन अ वीक मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगी ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म, जो मतलब बहुत ही दिखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा। मतलब मैं आपको रिएजेंट्स नहीं दूंगी, आपको एक रिएक्टेंट होगा, एक प्रोडक्ट दे दूंगी मैं, उससे आपको मतलब सोचना पड़ेगा कि कैसे बनेगा वो। मैं करवाऊंगी आपको, लेकिन आपको घर पे जाके एक और चीज़, मतलब उसका एक और पाथवे जो है वो सोचना पड़ेगा कि ये जो रिएक्शन है ये इस वजह से भी हो सकती है, क्योंकि थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म्स ऐसे होते हैं कि माइंड में क्लिक नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के दूं आपको कि आप उनसे एक मैकेनिज्म जो है, मतलब मैं मैकेनिज्म आपको पूरा नहीं बताऊंगी, मैं आपको रिएजेंट्स वगैरह बता दूंगी। अगर आप मैकेनिज्म चाहते हो तो वो मैं बाद में आपको मैकेनिज्म भी बता दूंगी। तो मैं क्या करूँगी, आपको सारे रिएजेंट्स की एक एक स्टेप की डिटेल बताती रहूँगी, और एक लेक्चर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी, छोटी छोटी वीडियोज़ होएगी। तो इससे क्या होगा कि ना आपके जो माइंड में है ना रिएजेंट्स, मतलब बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं, आप किस रिएजेंट को किस वे में यूज़ करना है, तो उन रिएक्शंस से आपको वो रिएजेंट्स यूज़ करने आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कहीं कहीं पर एक ही रिएजेंट जो होता है वो एक तरीके से एक्ट करता है, दूसरे रिएक्शन में दूसरे तरीके से एक्ट करता है। तो ऐसे अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ोगे तो उससे आपको ना आइडिया मिल जाएगा कि मैं इस रिएजेंट को इस तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को कि मतलब ये सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। तो जल्दी शुरू करती हूँ, फिर मैं उसको भी फिर देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा आता है। अच्छा, उस सीरीज़ का नाम होगा चैलेंज एक्सेप्टेड सीरीज़। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड का क्या मतलब है, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म। अब देखते हैं कि कौन न्यू वे ढूंढ के लेकर आते हैं मैकेनिज्म को करने के लिए। चलिए बस एक क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद जो SN1 रिएक्शंस के और क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसके भी। मैंने वो सीरीज स्टार्ट करने का इसलिए सोचा है क्योंकि मेरे को भी मैकेनिज्म में डर लगता है। मतलब अगर देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास रिएजेंट दे दिया हमें, रिएक्टेंट दे दिया हमें, साथ में रिएजेंट्स की लिस्ट दे दी, तो हम किसी तरीके से जुगाड़ करके हम प्रोडक्ट निकाल ही लेते हैं। ठीक है,
बट जब हमें सिर्फ रिएक्टेंट दिया होता है, सिर्फ प्रोडक्ट दिया होता है, और अब हमें अपने अकॉर्डिंग रिएजेंट्स डालने होते हैं ना, तो वहाँ फंस जाते हैं। मैं तो उसी में ही फंसती हूँ। तो एक बार देखते हैं कि ना किन किन रिएजेंट्स से हम कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बना पाएंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन हमारी क्लास का लास्ट क्या है, मैंने यहाँ पर एक हैलाइड ले लिया। CH2 CH3, ये क्या हो जाएगा, CH3 प्लस H2O। इसकी जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, S2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। S क्यों, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड एंड फोर्थ, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए हमारा S बन गया। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, H2O है, वाटर, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, और 3 डिग्री हैलाइड है हमारा, तो SN1 रिएक्शन होगी। SN1 रिएक्शन के अंदर हमारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो एक जो प्रोडक्ट है वो तो मेरा बन जाएगा यही रिटेंशन वाला, यहाँ पे लग गया OH, यहाँ पे H, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे मिथाइल, और एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इन्वर्जन वाला इथाइल। अब देखो, ये क्या है, इसकी नॉमेनक्लेचर मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, 1 2 3 एंड 4 एंटी क्लॉकवाइज। ये तो हमारा क्या आ जाएगा, S2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। यहाँ पे निकालो 1 2 3, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये क्या बन जाएगा, R2 ब्यूटेनॉल। तो क्या हो गया, अब ये हमारा रिएक्टेंट था जिसमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन S थी, बट उसको जब हमने वाटर के साथ ट्रीट करा तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, एक की कॉन्फ़िगरेशन S ही रही और दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन R हो गई। तो ये थी हमारी SN1 रिएक्शन। तो ये तो अभी के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी, एग्जाम्पल्स बताऊंगी कि किन किन के अंदर SN1 रिएक्शन जो होती है वो फास्टर होती है, मतलब रेट्स कंपेयर करने के जो क्वेश्चन होते हैं वो, और कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं SN1 रिएक्शन के वो चीज़ करवाऊंगी। सो थैंक यू सो मच, और मेरे को सीरीज़ के बारे में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।